द डिबेट में आपका स्वागत है। जी, बिहार में आप देख ही रहे हैं चुनावी सरगर्मियां एकदम तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और उधर महागठबंधन एमजीबी ने भी बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से अपना घोषणा पत्र पेश किया है। और इन दोनों ही घोषणा पत्रों में आप देखिए, वादों की तो जैसे झड़ी लगी हुई है। बड़े पैमाने पर रोजगार की बात हो रही है, कई सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं और तेज आर्थिक विकास के दावे भी हैं। तो आज हम इसी पर विमर्श कर रहे हैं। क्या ये जो इतने महत्वाकांक्षी चुनावी वादे हैं, खास करके जो रोजगार, वेलफेयर स्कीम्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हैं, वो बिहार की जो मौजूदा आर्थिक हकीकत है, राज्य की जो फिस्कल कंडीशन है और पिछले वादों को पूरा करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है, क्या ये सस्टेनेबल है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और हमारी आज की जो ये चर्चा है वो इन्हीं उपलब्ध घोषणा पत्रों और उनसे जुड़े जो न्यूज़ एनालिसिस आए हैं उन्हीं पर आधारित रहेगी। देखिए, मेरा पक्ष ये है कि ये घोषणा पत्र और खासतौर पर एनडीए का संकल्प पत्र, ये बिहार के विकास और उसके स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए एक बहुत ज़रूरी और महत्वाकांक्षी नज़रिया पेश करते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि राज्य की जो पिछली प्रोग्रेस रही है उसी पर आधारित एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूं। असल में मेरा मानना है कि दोनों ही गठबंधनों के वादे, चाहे वो महागठबंधन का एक परिवार एक सरकारी नौकरी का नारा हो या फिर एनडीए के 1 करोड़ रोजगार और इतने भारी भरकम निवेश के लक्ष्य हों, ये बिहार की जो गंभीर वित्तीय सीमाएं हैं, जो फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको देखते हुए काफी अव्यावहारिक लगते हैं और कहीं ना कहीं लोकलुभावन भी। राज्य पर पहले से ही इतना कर्ज है और पिछले वादों को पूरा करने की रफ्तार भी हम सब जानते हैं थोड़ी धीमी ही रही है। मैं अपनी बात पहले रखना चाहूंगी। देखिए, एनडीए का जो संकल्प पत्र है वो विकसित बिहार बनाने के विजन पर फोकस करता है। इसमें सबसे प्रमुख है युवाओं के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य। और ये सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। इसमें हर जिले में मेगा स्किल सेंटर्स बनाना, उन्हें ग्लोबल स्किलिंग हब में बदलना, ये सब शामिल है। 1 करोड़ नौकरियां, ये आंकड़ा सुनने में तो मतलब बहुत ही बड़ा लगता है। बिल्कुल, और ये महत्वाकांक्षा मेरे ख्याल से जरूरी भी है बिहार जैसे राज्य के लिए। फिर महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है और जो महिला उद्यमी सफल हो रही हैं, उनके लिए मिशन करोड़पति शुरू करने की भी बात है। इसके साथ ही महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सीधी सहायता का भी वादा इसमें शामिल है। और फिर आती है पंचामृत गारंटी। ये पंचामृत गारंटी क्या है? थोड़ा विस्तार से बताएंगी? जी, ये 5 प्रमुख कल्याणकारी वादे हैं। पहला, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन जारी रखना। दूसरा, हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। तीसरा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करना। चौथा, 50 लाख नए पक्के मकान बनाना। और पांचवां, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी समुदाय, उनके लिए भी विशेष प्रावधान हैं, जैसे 10 लाख रुपए तक की सहायता देना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का ठीक से आकलन करके उन्हें सशक्त बनाने के उपायों के लिए एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाना। अच्छा, और किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ खास है इसमें? हाँ, किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई है। इसमें जो केंद्र के पीएम किसान निधि है 6,000 रुपये, उसके अलावा राज्य सरकार 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी। मतलब कुल 9,000 रुपये प्रति वर्ष किसान को मिलेंगे। और साथ ही धान, गेहूं, दलहन, मक्का जैसी जो मुख्य फसलें हैं, उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर पंचायत लेवल पर खरीद सुनिश्चित करने का वादा भी है। और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी बात कही गई है। जहां तक बुनियादी ढांचे की बात है तो 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने का वादा है, 4 नए शहरों में मेट्रो रेल लाने की बात है, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, पटना के पास एक नया ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर जैसे जो मौजूदा हवाई अड्डे हैं, उनका भी विस्तार इसमें शामिल है। और तो और 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और उद्योग और शिक्षा, मतलब इंडस्ट्री और एजुकेशन के क्षेत्र में क्या वादे दिख रहे हैं?
देखिए, औद्योगिक विकास के लिए भी कई बातें हैं। हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का वादा है, 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का, एक डिफेंस कॉरिडोर और एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य शायद यह है कि अगले 5 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। शिक्षा के क्षेत्र में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त और क्वालिटी एजुकेशन का वादा है, और साथ ही स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब बनाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा 100 नए एमएसएमई पार्क और SC/ST छात्रों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए 2000 रुपए प्रति माह की सहायता का भी उल्लेख है। तो मेरा तर्क ये है कि ये लक्ष्य भले ही आपको एम्बिशियस लगें, लेकिन बिहार के स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए, गरीबी मिटाने के लिए और युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए ये जरूरी हैं। और ये वादे हवा में नहीं है। ये 2005 के बाद जो राज्य की GSDP में ग्रोथ हुई है, जो करीब 79,000 करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ तक पहुंची है, और जो सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुए हैं, ये उसी नींव पर खड़े हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ। जो प्रगति हुई है उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जैसा कहते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर हम महागठबंधन के तेजस्वी का प्रण पर नजर डालें तो उसमें भी लोक लुभावन वादों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला वादा है एक परिवार एक सरकारी नौकरी का, और इसके लिए तो सरकार बनने के 20 दिन के अंदर कानून लाने तक की बात कही जा रही है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने का वादा भी है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, ये वादे निश्चित रूप से वोटर्स के एक बड़े तबके को, खासकर युवाओं और सरकारी मुलाजिमों को लुभा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और यहीं से उनकी व्यावहारिकता पर, उनकी फीजिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना है, जिसके तहत हर महीने 2500 रुपए यानी सालाना 30,000 रुपए देने का वादा है। फिर हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के कृषि ऋण माफ करने की बात, सभी संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का वादा, और जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। ये सब बहुत बड़े वादे हैं। जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी नौकरी का दर्जा और 30,000 रुपए मासिक मानदेय देने की बात भी कही गई है। इसके अलावा कुछ और वादे भी हैं, जैसे ताड़ी पर लगा बैन हटाना, पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण का कोटा बढ़ाना, EBC के लिए 20 से 30% और SC के लिए 16 से 20%, और बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपना। और हाँ, राज्य भर में IT पार्क स्थापित करने का भी जिक्र है। लेकिन जैसा आपने खुद ही कहा, NDA के वादे भी तो महत्वाकांक्षी हैं। तो फिर आप दोनों को एक ही तराजू पर क्यों तौल रहे हैं? दोनों को अव्यावहारिक क्यों कह रहे हैं? मैं दोनों को अव्यावहारिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वादे बिहार की जो कठोर वित्तीय हकीकत है, जो फिस्कल रियलिटी है, उससे मेल नहीं खाते। राज्य पर पहले से ही, जैसा मैंने कहा, लगभग 4,66,000 करोड़ रुपए का भारी बकाया कर्ज है। अब सोचिए, और खुद RJD के प्रवक्ता ने ये बात मानी है कि राज्य अपने बजट का महज 22% हिस्सा ही अपने राजस्व स्रोतों से कमा पाता है। बाकी 78% या तो केंद्र सरकार की मदद पर निर्भर है या फिर उधार पर। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की लगभग आधी है। बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये समस्याएं कितनी गंभीर है, ये हम सब जानते हैं। और जो राज्य कमाता भी है, उसकी कुल रेवेन्यू रिसीट्स का करीब 22% हिस्सा तो पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने और किस्तें भरने में ही चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में इतने बड़े बड़े नए खर्चों का बोझ राज्य कैसे उठाएगा? कहां से आएगा पैसा? पर विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए निवेश तो करना ही पड़ेगा ना। भले ही चुनौतियां हों, रिस्क लेना पड़ेगा। निवेश और बिना सोचे समझे की गई घोषणाओं में फर्क होता है। हमें NDA के पिछले वादों के इम्प्लीमेंटेशन की जो धीमी रफ्तार रही है, उसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती, लैंड एक्विजिशन में आने वाली दिक्कतें और लिमिटेड फिस्कल स्पेस, ये हमेशा से बाधाएं रही हैं। अभी हाल ही में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, उसकी रिपोर्ट ने भी सरकारी खर्चों में अनियमितताओं की ओर इशारा किया था, जैसे 71,000 करोड़ रुपए की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स समय पे जमा नहीं हुए। ये सब वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े करते हैं और नीति सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी तो लगते रहे हैं।
तो मेरा मुख्य बिंदु ये है कि दोनों ही गठबंधन ऐसे वादे कर रहे हैं जो राज्य की आर्थिक क्षमता से कहीं ज्यादा लगते हैं, और इससे राज्य का जो फिस्कल हेल्थ है वो और बिगड़ सकता है। जैसे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी कुछ समय पहले कहा था कि ऐसे लोक लुभावन वादों को पूरा करने के चक्कर में अक्सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसे जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण, उसके लिए पैसा कम पड़ जाता है। चलिए अब थोड़ा इन घोषणा पत्रों के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर और गहराई से बात करते हैं। पहला और सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा तो रोजगार का ही है। एनडीए का 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार और नौकरियां देने का लक्ष्य बनाम महागठबंधन का हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। मैं मानती हूं कि एनडीए का नजरिया यहां ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। वो सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है, हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना शामिल है। ये एक होलिस्टिक इकोनॉमिक अप्रोच है जो सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ डालने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में भी अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। देखिए, चाहे 1 करोड़ रोजगार हों या हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, ये आंकड़े मुझे तो हकीकत से कोसों दूर लगते हैं। सवाल घूम फिर कर वही आता है, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कैसे होगा ये सब। बिहार का इंडस्ट्रियल बेस हम जानते हैं कितना कमजोर है। राज्य कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी कमाई के लिए केंद्र पर या उधार पर निर्भर है। तो क्या ये सिर्फ चुनावी जुमले नहीं हैं? हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बिहार में पहले भी बड़े औद्योगिक निवेश के वादे हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? कई प्रोजेक्ट्स या तो शुरू ही नहीं हुए या फिर आधे अधूरे पड़े रहे। कुछ तो जैसा कहते हैं गोस्ट टाउन, यानी वीरान शहर बन के रह गए। तो क्या हम फिर से वही उम्मीदें जगा रहे हैं जिनका पूरा होना इतना संदिग्ध है? और ऊपर से बिहार से पलायन की समस्या इतनी गंभीर है, क्या ये वादे उस जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हैं? मुझे तो लगता है कि ये सरकारी नौकरी का वादा खासकर इसी पलायन की प्रवृत्ति को भुनाने की कोशिश ज्यादा है। मैं मानती हूँ कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और पिछला अनुभव हमेशा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना भी जरूरी होता है ताकि सिस्टम को उस दिशा में काम करने के लिए पुश किया जा सके। आरजेडी ने भी तो अपने 17 महीने के छोटे कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने और 3 लाख पाइपलाइन में होने का दावा किया था। ये दिखाता है कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। लेकिन एनडीए का विजन इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। वो सिर्फ नौकरियां बांटने की बात नहीं कर रहे, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। माहौल बनाने की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब तक कोई ठोस फाइनेंशियल रोड मैप सामने न हो, ये बातें थोड़ी खोखली ही लगती हैं। खैर, नौकरियों के इन बड़े वादों से आगे बढ़ें तो दोनों ही घोषणा पत्रों का एक और अहम पहलू है कल्याणकारी योजनाएं। एनडीए की पंचामृत गारंटी बनाम एमजीबी की माई बहन मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ओपीएस बहाली और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। इन पर आपकी क्या राय है? क्या ये टिकाऊ हैं? देखिए, एनडीए की जो पंचामृत गारंटी है वो असल में टारगेटेड तरीके से गरीबी कम करने के उपाय हैं। इनमें से ज्यादातर योजनाएं जैसे मुफ्त राशन है, आवास योजना जो पीएम आवास योजना का ही विस्तार है, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत, ये पहले से चल रही सफल केंद्रीय योजनाओं का एक्सटेंशन है या उन्हें मजबूत करने का प्रयास है। 12.5 यूनिट मुफ्त बिजली और बढ़ी हुई पेंशन आम आदमी को सीधी राहत देगी। जहां तक महिलाओं के लिए योजनाओं का सवाल है, चाहे वो लखपति दीदी हों या 2 लाख रुपए की सहायता, इनका उद्देश्य सिर्फ डिपेंडेंसी बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, एम्पावर करना है। और ये भी एक तथ्य है कि पिछले सालों में एनडीए शासन के दौरान बिहार के कई सोशल इंडिकेटर्स में सुधार देखने को मिला है। मैं इन योजनाओं के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इनकी जो क्यूमुलेटिव कॉस्ट होगी, जो कुल लागत होगी, उस पर सवाल जरूर उठा रहा हूं। जरा सोचिए, एनडीए की 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर, 50 लाख घर, बढ़ी हुई पेंशन, किसानों को अतिरिक्त पैसा। और दूसरी तरफ एमजीबी की महिलाओं को 2500 रुपए महीना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ओपीएस की बहाली जिसका वित्तीय बोझ बहुत ही ज्यादा होता है, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, कृषि ऋण माफी। इन सबका मिला जुला कर जो फिस्कल बर्डन होगा वो कितना होगा? क्या राज्य का खजाना ये सब झेल पाएगा?
क्या इसका सीधा मतलब ये नहीं होगा कि सड़कें बनाने, नए अस्पताल खोलने, स्कूलों को बेहतर बनाने जैसे जो जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले काम हैं, उनके लिए पैसा कम पड़ जाएगा? तेलंगाना का उदाहरण हमें यही चेतावनी तो देता है। एमजीबी की एक और योजना का जिक्र आपने नहीं किया, मां योजना, मकान, अन्न, आमदनी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी उसी व्यापक लोक लुभावनावाद का ही हिस्सा लगता है, जो तात्कालिक राहत तो शायद दे दे, पर राज्य की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में कमजोर कर सकता है। आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, वो जायज़ भी है, लेकिन इन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नज़रिए से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। और यहीं पर हमारा तीसरा अहम मुद्दा आता है, आर्थिक दृष्टि, इकोनॉमिक विजन और उसे लागू करने की क्रेडिबिलिटी। एनडीए ने सिर्फ जिसे कहते मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा नहीं किया है, बल्कि औद्योगिकरण के लिए ठोस योजनाएं भी पेश की हैं, जैसे डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, 100 एमएसएमई पार्क्स, ग्लोबल स्किलिंग हब और मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान। ये सब दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ तात्कालिक राहत देने की नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को बदलने की है, एक लॉन्ग टर्म विजन है। और जैसा मैंने पहले कहा, 2005 के बाद जीएसडीपी में हुई वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ सुधार ये साबित करते हैं कि एनडीए सरकार के पास योजनाओं को लागू करने की क्षमता है, भले ही उसमें चुनौतियां रही हों। मैं यहाँ आपसे फिर थोड़ा असहमत हूँगा। क्षमता है कहना और क्षमता का प्रदर्शन किया है कहने में अंतर है। पिछले एनडीए कार्यकालों में भी बड़े वादे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीमा रहा है। ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही और लैंड एक्विजिशन की समस्याएं आज भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी पहले थीं। 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन ये आएगा कहाँ से और कैसे आएगा, इसका कोई स्पष्ट खाका, कोई क्लियर ब्लूप्रिंट नजर नहीं आता। और जो केजी की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई है, वो भी इम्प्लीमेंटेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करती है। और यहीं पर मुझे लगता है प्रशांत किशोर के जन सुराज का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। भले ही उनके पास स्थापित दलों जैसा बड़ा संगठनात्मक ढांचा ना हो, लेकिन उनका जोर लोक लुभावन वादों पर नहीं है, बल्कि सिस्टम में बुनियादी सुधार लाने पर है, गवर्नेंस में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर है और स्थानीय स्तर पर अकाउंटेबिलिटी तय करने पर है। शायद ये रास्ता ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन हो सकता है ज्यादा टिकाऊ हो और जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब हो। ये कम से कम वादों की राजनीति से हटकर व्यवस्था परिवर्तन की बात तो करता है। जन सुराज अभी एक नया प्रयोग है। उसकी सफलता या विफलता पर अभी कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगी। स्थापित गठबंधनों के पास सालों का अनुभव और एक बना बनाया तंत्र है। खैर, चलिए अब चौथे और आखिरी बिंदु पर आते हैं, किसान समर्थन। एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पीएम किसान निधि के अलावा 3000 रुपये अतिरिक्त देने का वादा किया है, यानी कुल 9000 रुपये सालाना। साथ ही प्रमुख फसलों की एमएसपी पर पंचायत स्तर पर खरीद और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात है। ये किसानों के लिए एक ठोस पैकेज लगता है ना? दूसरी तरफ महागठबंधन का जोर किसानों के कृषि ऋण माफ करने और पुरानी मंडी व्यवस्था यानी एपीएमसी एक्ट को फिर से बहाल करने पर है। यहां भी मेरा सवाल वही है, ऋण माफी का जो भारी वित्तीय बोझ होगा उसे कौन और कैसे उठाएगा? क्या इससे राज्य की क्रेडिट रेटिंग पर असर नहीं पड़ेगा? और जहां तक एमएसपी पर खरीद की बात है, चाहे वो एनडीए करे या एमजीबी, बिना जमीनी स्तर पर मजबूत खरीद केंद्र और भंडारण की व्यवस्था किए ये वादा कितना कारगर होगा? पिछले सालों का अनुभव तो यही बताता है कि बिहार में एमएसपी कर सरकारी खरीद की प्रक्रिया बहुत धीमी और किसानों के लिए काफी जटिल रही है। अब इसे पंचायत स्तर पर लागू करना तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिना किसी ठोस कार्यान्वयन योजना के ये वादे भी कहीं कागजी शेर ही साबित ना हो जाएं। तो संक्षेप में कहूं, मेरा मानना है कि एनडीए का संकल्प पत्र विकसित बिहार के लिए एक व्यापक और सुविचारित रोड मैप प्रस्तुत करता है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं और संरचनात्मक आर्थिक सुधारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है और यह राज्य की पिछली प्रगति पर आधारित है।
चुनौतियां निश्चित रूप से हैं, मैं मानती हूं, लेकिन बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी महत्वाकांक्षा दिखाना, ऐसे बड़े लक्ष्य रखना जरूरी है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि दोनों ही घोषणा पत्रों में आकांक्षाएं तो बहुत ऊंची रखी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वादों का जो विशाल पैमाना है वो बिहार की लगातार बनी हुई जो आर्थिक तंगी है और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य से जुड़ी जो गंभीर चिंताएं हैं उनसे बुरी तरह टकराता है। इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा और इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर गंभीर सवालिया निशान बने हुए हैं। ये चुनावी वादों और राज्य की हकीकत के बीच की जो गहरी खाई है उसे उजागर करते हैं और इस पूरे संदर्भ में जन सुराज जैसे विकल्पों द्वारा जो व्यवस्था सुधार का मुद्दा उठाया जा रहा है वो भी मतदाताओं के लिए विचारणीय है। तो ये तो स्पष्ट है कि इन घोषणा पत्रों की व्यावहारिकता बनाम उनकी आवश्यकता और उनमें जो विजन है उसको लेकर हमारे बीच असहमति कायम है। ये घोषणा पत्र निश्चित रूप से बिहार की जनता के सामने भविष्य के लिए दो अलग-अलग रास्ते पेश करते हैं। दूसरा रास्ता दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव और भारी निवेश के लक्ष्यों का। अब ये मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वे इन अलग-अलग दृष्टिकोण हों, उनकी वित्तीय व्यवहार्यता और उन्हें लागू किए जाने की संभावनाओं का कितनी सावधानी से मूल्यांकन करते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि वे इन स्रोत सामग्रियों यानी दोनों घोषणा पत्रों का और गहराई से अध्ययन करें, खुद पढ़ें और समझें। उम्मीद है कि आज के इस विमर्श से हमारे श्रोताओं को इन घोषणा पत्रों के विभिन्न पहलुओं को समझने में कुछ मदद जरूर मिली होगी। जी, और वे बिहार के भविष्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर अपनी एक सूचित राय, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएंगे।